आज हम आपको ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपसे आपके शरीर के बारे में कि हर मानव शरीर के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। हो सकता है किसी को पेन हो रहा हो, किसी को जॉइंट पेन्स है, किसी को मसल्स में पेन है, किसी की बॉडी में ब्लड की कमी है, किसी की स्किन के ऊपर पिंपल्स ज़्यादा है, किसी का हेयर फॉल ज़्यादा है, किसी का मोटापा ज़्यादा है, या फिर किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड। मतलब हर बॉडी पार्ट में है ना कोई बीमारी होती ही होती है। अब देखिए, हर बीमारी के लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, हर तरीके से औषधियाँ भी अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये बीमारियाँ ना हो, और अगर हो गई है ना तो उसे पूर्ण रूप से कैसे खत्म करें उसके बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं कि शरीर को साफ कैसे रखें जिससे कभी कोई शरीर के अंदर बीमारी हो ही ना, और अगर हो गई हो ना तो उसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो क्या टॉपिक रहा आज की वीडियो का? शरीर को साफ कैसे रखें। तो आइए जानते हैं कि शरीर को हम साफ कैसे रखें, और शरीर को साफ रखना जरूरी क्यों है। देखिए, क्या होता है ना कि जो भी हम भोजन करते हैं ना, वो भोजन हम खाते हैं, ईसोफेगस जो फूड पाइप है उसके थ्रू हमारे पेट में जाता है, फिर हमारी आंतों में जाता है। कुछ समय आंतों में रहने के बाद वो एज अ स्टूल बाहर आउट हो जाता है। अब क्या होता है, जब वो आंतों से एज अ स्टूल बाहर निकलता है ना, अगर हम लोगों ने खाना ज्यादा खाया या हमारे शरीर की सफाई नहीं करी तो वो आंतों पे स्टूल चिपकता रहेगा, आंतों पे वो मल इकट्ठा होता रहेगा। अगर देखिए क्या होता है, एक पाइप, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। एक पाइप है, नॉर्मली कोई ड्रेनेज पाइप है, चाहे घर में जो हमारे पाइप लगे हुए हैं उससे समझ लीजिए, कोई भी एक पाइप है, जब तक वो साफ है ना तब तक उसमें से अंदर से आराम से निकल रहा है। मतलब चाहे वो पानी कह लिए, चाहे कुछ भी कह लिए। जैसे अगर हमारी आंतें साफ है तो हमारा जो स्टूल है वो नॉर्मली निकल रहा है। अब क्या होगा, आंतों पे गंदगी जमा होनी स्टार्ट हुई, हल्की हल्की स्टार्ट हुई है, तो भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। मतलब ऐसी वो स्टॉपेज वाली बात नहीं होगी कि बहुत ही ज्यादा इशू हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर कुछ समय बाद में, 2 साल 4 साल 5 साल कुछ सालों बाद में क्या होगा, वो जो गंदगी थी ना वो ज्यादा बढ़ती रहेगी। अब क्या होगा, अब जो उसे पास आउट होने का जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो क्या होगा, स्टूल पास नहीं हो रहा, या फिर जो हमारी वेन्स है, जो हमारी नसें हैं जिसमें ब्लड फ्लो होना चाहिए वो अच्छे से नहीं हो रहा, उसके कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया। क्योंकि शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी प्रकार की गंदगी है, चाहे हमारे रक्त का जो बहना है, चाहे हमारा ब्लड फ्लो कह लीजिए, या फिर हमारा स्टूल का पास होना कह लीजिए, कि किसी भी तरह से कोई भी शरीर की गंदगी अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इजी 3 तरीके की आज हम बात करेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपवास। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तो भूखा नहीं रहा जाता, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस, ऑलरेडी इतना काम का प्रेशर, उसमें भी आप कह रहे हैं भूखा रहे, और वो भूखे भी क्या रहना, उपवास करना। देखिए, उपवास में भूखा रहना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि पूरे दिन ही भूखे रहिए, कुछ मत खाइए। अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं और पूर्ण रूप से भूखे रहते हैं ना तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे आपको वीकनेस बढ़ेगी, और हो सकता है कि आपकी ओबेसिटी भी बढ़ जाए, कि आपका मोटापा ज्यादा हो जाए। तो आपको पूर्ण रूप से कभी भी भूखा नहीं रहना है। अब जो आपको उपवास का कहा है ना, उसको कैसे करना है, इसका मतलब है कि जो भोजन का जो समय है, आपको जो आप खाना खा रहे हैं ना उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। उसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले तो देखिए, इसको समझते हैं कि खाना जो आप खा रहे हैं उसको पचने में कितना समय लगता है। तो लगभग जो फल फ्रूट आप ले रहे हैं ना उसको 4 से 5 घंटे लगते हैं पचने में। जो सब्जी आप खा रहे हैं उनको 5 से 6 घंटे लगते हैं। और जो आप अनाज का सेवन कर रही हैं, स्पेशली जो ग्लूटेन वाली डाइट ले रहे हैं, जैसे चपाती हो गई, पराठा हो गया, ब्रेड हो गया, या फिर जो भी आप गेहूं से बनी हुई चीज़ें हैं, या फिर जो स्पेशली पैक्ड फूड है, उन सब का सेवन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें नेचुरली मिल रही है ना वो तो फिर भी कम समय ले रही है पचने में। पर जो चीज़ें नेचुरल नहीं मिल रही, प्रकृति से नहीं मिल रही है, जो प्रोसेस किसी तरह से बनाई गई है, उन चीज़ों का पचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसलिए समझ लीजिए कि सीधा उनका डबल समय लग रहा है, तो इतना समय डाइजेस्ट होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे बड़ी गलती कि एक भोजन हम खा रहे हैं, कुछ खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं और दूसरा फिर खा लिया। जैसे सुबह हमने नाश्ते में भरपेट खा लिया, दोपहर तक उसको अगर पचा ही नहीं है फिर ऊपर से खाना डाल दिया, फिर थोड़ी देर हुई, फिर वो इवनिंग स्नैक्स का जो ट्रेंड चल रहा है कि शाम को कुछ हल्का फुल्का चाहिए, बहुत चलती है आजकल विज्ञापनों में, आपने भी देखा होगा कि शाम को कुछ हल्का फुल्का खाना है। शाम को हल्का फुल्का नहीं तो भोजन का समय होता है हालांकि, तो उस समय भी कुछ ले लिया, इवनिंग स्नैक्स में ले लिया, उसके बाद रात्रि भोजन में भी कुछ ना कुछ खा लिया। तो कुछ ना कुछ खाई जा रही है। अब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि एक शरीर के अंदर एक प्राण शक्ति होती है। आपको उदाहरण के तौर पर हम आसानी से समझाना चाहेंगे, जो प्राण शक्ति होती है ना वो एक समय पे एक ही काम करती है, या तो आपकी बॉडी को हीलिंग करेगी, या आपको बॉडी में जो खाना जा रहा है ना वो डाइजेस्ट करेगी। अब जैसे सपोज एक कोई कलीग है या कोई ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, उसे हमने कहा कि चलो भाई अभी ये सारे जो फाइल्स है इसका सारा काम आप फिनिश कर दीजिए, उसने कर दिया।
वो काम करके फिनिश होता है तो क्या सोचता है कि चलो अब मेरा काम खत्म, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा या वॉक करूंगा या अपना जो भी पसंदीदा काम है वो करूंगा। लेकिन वो काम खत्म ही नहीं हुआ, हमने एक और फाइल दे दी, ये भी कर दो भाई। फिर उसने भी चलो वो भी जैसे तैसे कर दी, वो भी खत्म नहीं हुई, तीसरी और पकड़ा दी, वो भी खत्म नहीं हुई, एक और पकड़ा दी। फिर क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो करना ही बंद कर देगा या फिर उसको बेमन से करेगा। इस तरह से आप समझिए कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारी प्राण शक्ति है, उसमें भी अगर हम भोजन के ऊपर भोजन, खाने पे खाना डालते ही रहेंगे तो वो पहला खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया आपने, फिर आपको मील दे दिया, फिर आपने उसको आहार दे दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाती है। अब हीलिंग प्रोसेस रुकेगी तो शरीर में बीमारियां बढ़ेगी, हमारी बॉडी अपने आप को हील ही नहीं कर पा रही, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, भोजन में थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले जैसे मैं उपवास की बात करी थी ना कि आपको उपवास करना है। उपवास देखिए, जो हमारी सनातन संस्कृति है ना उसमें हर समय त्योहार आते रहते हैं, हर तीज त्योहार पे कुछ जैसे व्रत का भी नियम है, एकादशी पे भी उपवास का नियम बताया गया है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना उनके पास हो सकता है कि कोई साइंटिफिक रीजन ना रहा हो आपको बताने का, लेकिन उन्होंने जो कारण दिए ना बिल्कुल सटीक दिए हैं। इसका मुख्य जो रीजन है वो यही है कि हमारा जब हम उपवास रखते हैं तो हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो बहुत जल्दी होती है। मतलब हीलिंग प्रोसेस हो रही है क्योंकि उस समय डाइजेस्ट तो कुछ करना ही नहीं है, तो जब हीलिंग प्रोसेस हो रही है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छी हो रही है। इसलिए हम उपवास को इतनी महत्वता देते हैं। अब आपको कैसे उपवास करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज अगर आप रात का भोजन कर रहे हैं 6 बजे या 7 बजे, जो हम सूर्य से पहले ही करना है। देखिए इसमें कोई ढील नहीं, अगर आपको भोजन करना है रात का तो सूर्य से पहले कीजिए, 6 से 7 बजे तक आप भोजन कर लीजिए। अब 6 बजे अगर आपने भोजन किया है या फिर 7 बजे किया है, चलो हम 7 बजे लेके चलते हैं। अगर 7 बजे भोजन किया है और नेक्स्ट आप मील ले रहे हैं सुबह 9 बजे, ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे कर रहे हैं तो 7 से 7 12 घंटे और 9 मतलब 14 घंटे, तो 14 घंटे का आपका उपवास हो गया ना। तो इसी तरह से आपको बॉडी को कम से कम जो एक, जैसे आप आजकल वो इंटरडे फास्टिंग भी कह रही है, तो बिल्कुल सही प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है, लेकिन करने का तरीका क्या है, जो आप लास्ट का पूरे दिन का अंत में जो आखिरी मील ले रही है ना वो सूर्यास्त से पहले लीजिए। अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग, रात के 10-11 बजे खाना खा रहे हैं और नेक्स्ट डे दोपहर में 12-1 बजे खाना खा रहे हैं। इंटरडे फास्टिंग इस तरह से मत कीजिए। अब 10-11 बजे खा के सो ही जाएंगे तो भोजन पचेगा नहीं, वो भी सड़ेगा। तो इस तरह से नहीं करना है। जो भोजन करना है रात्रि का वो शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में आप कर लीजिएगा। तो ये तो था प्रोसेस उपवास का। उसके बाद दूसरा एनिमा, जिसे बस्ती चिकित्सा भी कहते हैं। तो बस्ती चिकित्सा आप किस तरह से ले सकते हैं, बस्ती चिकित्सा को आप पानी द्वारा ले सकते हैं, गुदा द्वारा इंसर्ट किया जाता है। इसमें आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं, पानी के अंदर नमक डाल के प्रयोग कर सकते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तेल में आप तिल का तेल ले सकते हैं या फिर इसके अलावा आप नारियल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बस्ती चिकित्सा के ऊपर पूरे एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है संस्थान द्वारा, आप उसे देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किस तरह की जाती है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिसमें आपको पूरी बस्ती चिकित्सा के बारे में अच्छे से जानकारी दी जा गई है। उससे आप कैसे प्रयोग करना है, देखिए इसको आप अगर आप न्यूली कर रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कब्जी है, तो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। डेली आप 2 बार कर लीजिए। जब आपको लगे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम हो गया है, 1 महीना से लगभग हो चुका है, तो आप उसे दिन में 1 बार कर सकते हैं। उसके बाद में हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, इसे आप अपने तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। और इसकी अधिक जानकारी आपको, जैसे कि हमने बताया कि आपको वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दूसरा प्रोसेस क्या रहा, बस्ती चिकित्सा, जिसे हम एनिमा भी कहते हैं। अब थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं। थर्ड प्रोसेस बिल्कुल ही इजी है, जिसे हम कहते हैं एक डिटॉक्स जूस। डिटॉक्स जूस मतलब ग्रीन जूस। आपके आसपास पेड़ पौधे तो जरूरी होंगे, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, चाहे आप शहरों में रह रहे हैं, चाहे आप गाँव में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं ना, ग्रीन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां चाहे मिले ना मिले, लेकिन पेड़ पौधे तो आपको मिल ही जाएंगे ना, आसपास पार्क में, बगीचों में, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। वहां जाके आपको अपने आसपास जो भी नेचर में जो भी पेड़ पौधे मिले वहां से उनकी कुछ पत्तियां लेके आनी है, उनको अच्छे से वॉश करना है और उसका एक जूस बनाना है। इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, शरीर की पूरी तरह से सफाई होती है और आप लगभग समझ लीजिए कि हर प्रकार की रोगों से, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो क्या क्या तरीका रहा, सबसे पहला प्रोसेस था वो था उपवास। उपवास में हमें क्या ध्यान रखना है, तो भोजन क्या करना है, किस समय करना है और कितना खाना है। दूसरा क्या प्रोसेस था, एनीमा, जिसे हम बस्ती चिकित्सा कहते हैं। और तीसरा प्रोसेस क्या था हमारा, डिटॉक्स जूस, जिसे हम हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस कहते हैं। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं थी, इससे शरीर की सफाई ही हो रही है और शरीर की सफाई होकर किससे प्रॉफिट मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है ना आपको, किसी भी तरह की कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी तरह की कोई औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब कुछ आपके आसपास अवेलेबल है। तो करना क्या है, आपको इन चीजों का सेवन ही तो करना है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।